नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम BA 6 सेमेस्टर एजुकेशन का बच्चों जो पेपर आपका 1 है, इसका आज हम तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट करा रहे हैं। तीसरा हमारा जो यूनिट है, इससे बनने वाले जो भी समस्त आपके MCQ क्वेश्चन होंगे वो भी हम कराएंगे। उससे पहले जो भी लिखित वाले क्वेश्चन होंगे बच्चों, उनको हम सबसे पहले कराएंगे, क्योंकि पेपर आपके यूपी के कुछ यूनिवर्सिटी जो कि लिखित का कराती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी आपका MCQ का पेपर कराती हैं। तो हमारी क्लास बच्चों रिटन प्लस MCQ दोनों पर बेस रहेगी, दोनों विद्यार्थी देख लेंगे। तो चलेगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से इसका तीसरा चैप्टर कंप्लीट करा रहे हैं। ये बच्चों पेपर आपका 1 है, इसका जो दूसरा पेपर है उसकी भी क्लासें हमारी स्टार्ट हैं और इसी मार्च में पूरा का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि आपके अप्रैल से पेपर भी आपके हैं। तो देखिएगा, यहाँ से पेपर का नेम आपको देख लेना है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आपका पेपर का नेम है। यूपी के जितने विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम ही है और यही आपको पढ़ना है। अब इसका तीसरा चैप्टर है क्या बच्चों, इसको देख लीजिए। सबसे पहले तीसरे चैप्टर में आपको पढ़ना है बच्चों कि शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन का जो विकास है। तो शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन का जो विकास हुआ है बच्चों, शास्त्रीय विद्यालय, न्यू क्लासिकल स्कूल, नया प्रबंधन, इनसे हुआ। तो इन तीनों के बारे में हम जो चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों शैक्षिक प्रशासन क्या है और शैक्षिक प्रबंधन क्या है, थोड़ा सा यहाँ से इसकी परिभाषा को आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो शैक्षिक बच्चों प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानवीय भौतिक संसाधनों का व्यवस्थित उपयोग जो है किया जाता है। मतलब जो शैक्षिक प्रशासन क्या है बच्चों, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए एक भौतिक और मानवीय संसाधनों का व्यवस्थित उपयोग किया जाता है। इसी को हम शैक्षिक प्रशासन कहते हैं। और भी यहाँ से इसकी परिभाषा लिखी हुई है कि शैक्षिक प्रशासन बच्चों जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। शैक्षिक मतलब होता है शिक्षा और प्रशासन का मत जो कि शिक्षा से संबंधित होता है। शिक्षा का क्या होती है बच्चों, शिक्षा से संबंधित इसके कार्य होते हैं, ठीक है। यदि हम व्यापक अर्थों में कहें तो यह एक ऐसी सेवा है जिसके द्वारा शिक्षा संस्थानों की गतिविधियों को इस प्रकार निर्देशित किया जाता है ताकि जो छात्र है उसका समग्र विकास हो सके और शिक्षा के जो निर्धारित लक्ष्य हैं उसकी प्राप्ति विद्यार्थी कर सके। इसी को हम शैक्षिक जो प्रशासन कहते हैं, ठीक है। प्रशासन का मतलब होता है बच्चों सेवा करना। चलिए, अब यहाँ से शैक्षिक संगठन क्या है इसकी भी परिभाषा समझ लीजिए, फिर इसके जो हम विकास के जो चरण हैं तीनों उनको हम समझेंगे। तो शैक्षिक संगठन क्या है बच्चों, तो बहुत सारे जो कि शैक्षिक संगठन हैं, NGO हैं जो कि शिक्षा पर कार्य कर रही हैं। तो इससे तात्पर्य है कि उन संरचित जो संस्थानों से है जो समाज और विद्यार्थी की शैक्षिक आवश्यकताओं और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्य करती है। मतलब जो है शैक्षिक संगठन क्या है बच्चों, शैक्षिक संगठन एक प्रकार से अब ऐसे कह सकते हो कि एक संरचित जो है संस्थान है जो समाज और जो विद्यार्थी हैं इसकी जो शैक्षिक आवश्यकता है समाज की और विद्यार्थी की, उनकी पूर्ति करने के लिए जो है कार्य कर रहा है। और भी यहाँ से लिखा हुआ है कि शैक्षिक संगठन का बच्चों अर्थ होता है, अभी ऐसे कह सकते हो कि शैक्षिक संगठन वे जो है संस्थाएं या फिर जो है समूह है जिनकी स्थापना शिक्षा और जो अधिगम को बढ़ावा देने के लिए जो की जाती है। मतलब जो है शैक्षिक संगठन क्या है बच्चों, शैक्षिक संगठन एक प्रकार से समूह है या फिर संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना बच्चों जो है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की जाती है ताकि जो हमारा देश है उसमें अधिक से अधिक लोग शिक्षित हो सकें। और यह जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, विकास से संबंधित विभिन्न सेवाएं जो प्रदान करते हैं। शैक्षिक संगठनों के उदाहरण में जैसे कि बहुत सारे शैक्षिक संगठन हैं जो कि शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, समाज में लोगों को शिक्षित करते हैं, जैसे कि विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण केंद्र, परीक्षा बोर्ड, शिक्षा से संबंधित सरकारी विभाग भी इसमें शामिल है। इनका बच्चों जो मुख्य उद्देश्य है वो विद्यार्थी और जो शिक्षार्थी है, ठीक है, इनके बीच ज्ञान, कौशल, मूल्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुगम बनाना है ताकि विद्यार्थी जो है शिक्षा को प्राप्त कर सके और अपने लक्ष्य की ओर जो है बढ़ सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अब यहाँ से इसके जो विकास के जो 3 सिद्धांत हैं, पहला है शास्त्रीय प्रबंधन का सिद्धांत, इसको समझ लीजिए। इसका जो मुख्य बच्चों बिंदु है ये बच्चों जो इसका जो कह सकते हो ये जो सिद्धांत है ये कार्य कुशलता, औपचारिक संरचना, स्पष्ट पदानुक्रम और श्रम विभाजन पर जो है जोर देता है। इसके हम मुख्य विशेषता की बात करें तो वैज्ञानिक प्रबंधन जैसे कि समय, नीति, अध्ययन, नौकरशाही संगठन, प्रशासनिक सिद्धांत, ये सब इसमें जो है इसकी विशेषताएं हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यदि हम उदाहरण की बात करें बच्चों, तो जैसे कि एक विद्यालय का जो प्रधानाचार्य होता है दक्षता और अनुशासन को अधिकतम करने के लिए शिक्षकों छात्रों के लिए सख्त कार्यक्रम मतलब नियम बनाते हैं, ठीक है, मानकीकृत प्रक्रियाओं को लागू करता है,
तो ये क्या है बच्चों, इसी को शास्त्रीय प्रबंधन सिद्धांत कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि बच्चों निश्चित जो है समय सारणी, कर्मचारियों के लिए स्पष्ट भूमिकाएं, कक्षा के व्यवहार के लिए औपचारिक नियम, ये सब नियम जो है प्रधानाचार्य बनाता है। ठीक है, अब यहाँ से और भी दूसरा जो सिद्धांत है नवशास्त्रीय प्रबंधन सिद्धांत, तो इसका बच्चों जो फोकस है मानवीय संबंधों, प्रेरणा, कर्मचारियों की सामाजिक आवश्यकताओं पर जो है जोर देता है। इसकी हम विशेषताओं की बात करें तो अनौपचारिक समूहों, संचार और कर्मचारी संतुष्टि के महत्व को जो है पहचानता है। यदि कक्षा में इसके हम उदाहरण की बात करें बच्चों विद्यालय के, तो एक शिक्षक छात्रों के बीच समूह कार्य, खुले संचार को प्रोत्साहित करता है ताकि उनकी प्रेरणा, सीखने की क्षमता में जो है सुधार हो सके। और भी यहाँ है लिखा हुआ है कि विद्यालय प्रशासन शिक्षकों की चिंताओं को सुनने के लिए नियमित जो है बैठकें आयोजित करता है और एक सहायक वातावरण को जो है बढ़ावा देता है। मतलब जो है विद्यालय जो प्रशासन होता है बच्चों, इसमें क्या है जो शिक्षक होते हैं इनकी चिंताओं को सुनने के लिए नियमित जो है बैठकें आयोजित करता है। जो भी समस्याएं हैं शिक्षकों की, जो विद्यार्थियों की हैं, उसको सहायक वातावरण जो को बढ़ावा देने के लिए ये सब कार्य किए जाते हैं ताकि विद्यार्थी को जो है अच्छे से अच्छी जो है शिक्षा दी जा सके और वे अपने लक्ष्यों की ओर जो है बढ़ सकें। उसके बाद तीसरा इसका जो सिद्धांत था आधुनिक प्रबंधन का सिद्धांत, तो इसका मुख्य जो बिंदु है बच्चों यह प्रणालीगत सोच है। आकस्मिकता मतलब अचानक दृष्टिकोण को एकीकृत करना और अनुकूलनशीलता, जटिलता पर जो है जोर देता है। इसके मुख्य विशेषता की बात करें तो संगठनों को उनके परिवेश के साथ परस्पर क्रिया करने वाली खुली प्रणालियों के रूप में देखता है। प्रबंधन शैली परिस्थितिजन्य कारकों पर जो निर्भर करती है। इसके हम उदाहरण की बात करें तो एक विद्यालय छात्रों की प्रतिक्रिया, ठीक है, मतलब छात्र की क्या प्रतिक्रिया है, तकनीकी प्रगति, समुदाय की आवश्यकताओं के आधार पर अपनी शिक्षित विधियों, पाठ्यक्रमों को अनुकूलित जो है करता है। मतलब जो है विद्यार्थी की क्या प्रतिक्रिया है, कैसा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा, तो उसके अनुसार जो है जो शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, उसको और भी अच्छा सिखाने का प्रयास करते हैं। और भी यहाँ से लिखा हुआ है कि प्रधानाचार्य बदलती शैक्षिक मांगों के अनुरूप निर्णय लेने और जो है लचीली नीतियों का जो उपयोग ये करते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना। लास्ट में बच्चों लिखा हुआ है कि यह तुलना इस बात पर जो है प्रकाश डालती है कि प्रबंधन सिद्धांत किस प्रकार कठोर संरचनाओं से विकसित होकर अधिक लचीले मानव केंद्रित दृष्टिकोणों में परिवर्तित हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक को शैक्षिक परिवेश में प्रशासन, शिक्षण, प्रभावशीलता में सुधार के लिए लागू जो है किया जा सकता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से बच्चों इससे बनने वाले जो भी समस्त एमसीक्यू क्वेश्चन उनको भी देख लीजिए। ये जो मैंने इसके 3 जो सिद्धांत बताए हैं विकास के, अभी आप एमसीक्यू के क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, अभी और भी आपको इससे संबंधित होगी और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा जब इसके आप एमसीक्यू क्वेश्चन देखोगे तब। तो उनको भी देख लीजिए, चाहे आपके विश्वविद्यालय में लिखित का पेपर हो या फिर एमसीक्यू। एमसीक्यू वाले तो देखेंगे ही, लेकिन लिखित वाले भी विद्यार्थी देखेंगे, जिससे और भी बढ़िया आपको ये जो इसके 3 जो चरण थे विकास किसके, और भी और आपको विधिवत में आपको समझ में आएगा। यहाँ से सबसे पहले बच्चों हम शैक्षिक प्रशासन का विकास एवं प्रबंधन से जो भी क्वेश्चन है एमसीक्यू उनको देखेंगे, फिर इसके विकास के जो चरण थे उनके भी क्वेश्चन हम कराएंगे। पहला इसमें क्वेश्चन बच्चों कि शैक्षिक प्रशासन का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है, उसको हम प्रारंभिक युग कहते हैं। इसमें का बी, इसमें का बी पूर्णतः आपका राइट है। उसके बाद है कि शैक्षिक प्रशासन के आधुनिक विचारधारा का प्रारंभ कब से हुआ था बच्चों, तो कहोगे 20वीं शताब्दी में। उसके बाद है कि शैक्षिक प्रशासन के आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताएं क्या है बच्चों, तो सभी इसकी विशेषताएं हैं, जैसे कि शिक्षा के उद्देश्य की पुनर्परिभाषा, शिक्षा के लिए अधिक संसाधनों का उपयोग, शिक्षा में लोकतांत्रिकरण, सभी। उसके बाद है कि शैक्षिक प्रशासन के विकास के लिए किन कारकों का योगदान रहा है, तो सामाजिक कारक, आर्थिक, राजनीतिक कारक है सभी का। उसके बाद आपका 5 नंबर है कि शैक्षिक प्रशासन के विकास में सामाजिक परिवर्तन का क्या योगदान रहा है, तो सभी का योगदान रहा बच्चों, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर है कि शैक्षिक प्रशासन के विकास में आर्थिक परिवर्तन का क्या योगदान रहा है, तो शिक्षा के उद्देश्य में परिवर्तन, शिक्षा के लिए आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता, ये सभी इसमें का डी। फिर है कि शैक्षिक प्रशासन के विकास में राजनीतिक परिवर्तन का क्या योगदान रहा, तो शिक्षा के उद्देश्य में परिवर्तन, ये सभी इसमें का भी हो जाएगा बच्चों डी। फिर है कि शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है, तो शैक्षिक संगठन, शैक्षिक नेतृत्व, शैक्षिक प्रबंधन, ये सभी इसमें का डी। फिर 9 नंबर क्वेश्चन की शैक्षिक संगठन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो सभी इसकी विशेषताएं बच्चों हो जाएंगी, जैसे कि शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मानव और भौतिक संसाधनों को एकीकृत करना,
शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यप्रणाली विकसित करना, शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नियंत्रित प्रणाली जो है विकसित करना, है सभी इसमें का डी। फिर आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि शैक्षिक नेतृत्व की प्रमुख विशेषताएं क्या है बच्चों। तो कहोगे शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दूसरे को प्रेरित करना, शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दूसरों को संगठित करना, शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दूसरों को नियंत्रित करना, है सभी इसमें का डी। फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन है शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन की हम बच्चों बात करें तो शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना बच्चों, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्रबंधन में SWOT विश्लेषण का क्या मतलब है बच्चों, आपको बताना है। तो इसका मतलब आपका है संसाधन, शक्ति, अवसर और धमकी या फिर चुनौती। ठीक है, इसमें का बच्चों पहला। उसके बाद है कि एक शिक्षा संस्थान के प्रमुख की क्षमताएं कौन कौन सी होती हैं। तो कहोगे नैतिकता और सहयोग, योजना बनाने की क्षमता, शिक्षा से संबंधित जानकारी, ये सभी। उसके बाद 14 नंबर है शैक्षिक प्रबंधन में योजना बनाने के लिए कौन से तत्व महत्वपूर्ण हैं। तो सत्यता और समर्थन। अगला देखिएगा कि एक अच्छे शिक्षा संस्थान की पहचान के लिए क्या आवश्यक है। तो बड़ी संख्या में छात्र, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, ये सभी इसमें का डी। फिर है कि शैक्षिक प्रबंधन में संस्था के क्या लक्ष्य होते हैं, आपको बताना है। संस्था के लक्ष्य क्या होते हैं आपको ये बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें बच्चों तो इसके लक्ष्य होते हैं कि सरकारी स्वीकृति प्रदान करना, इसमें का पहला है। फिर एक शिक्षा संस्थान की सफलता का मूल मंत्र क्या होता है। तो आत्मनिर्भरता, शांति, सफाई, सुसज्जा, ये सभी इसमें का डी। फिर एक शैक्षिक प्रबंधन में समर्पित निष्ठावान शिक्षक का क्या महत्व है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करना, इसमें का सी। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन कि शैक्षिक प्रबंधन में विद्यार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन कैसे होना चाहिए। ठीक है, 19 की बात करें तो सभी माध्यम से, संवैधानिक रूप से, स्वतंत्र, प्रतिमासिक, के सभी इसमें का डी। फिर है कि शैक्षिक प्रबंधन में समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है। तो आत्मनिर्भर बनकर, समुदाय के साथ, सहायता और सहयोग से, सभी इसमें का डी। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्रबंधन में संस्था की संरचना क्या होती है। तो ये सभी इसकी संरचना होती है। 21 का इसकी संरचना बच्चों पूछ रहा है तो संस्था के कर्मचारी विद्यार्थियों के समूह के रूप में, इसमें बच्चों आप डी लगा दो। इसमें का बी होगा पूर्णतः राइट ऑप्शन। फिर आपका है 22 नंबर क्वेश्चन कि शैक्षिक प्रबंधन में सामाजिक न्याय क्या है। तो सभी के लिए समानता, समाज से जो है दूर रहना, या फिर जो है समाज में बटाई जाने वाली बात। तो इसमें 22 नंबर क्वेश्चन का बच्चों इसमें आप पहला लगाओ, सभी के लिए समानता ज़्यादा सही है। उसके बाद देखिएगा शैक्षिक प्रबंधन में विद्यार्थियों के साथ विचार विमर्श का महत्व क्या है। तो विवादों को बढ़ावा देना, नहीं भैया, सही समझाए और जो है सुने, सरकारी निर्णय को जो है समर्थन करना, या फिर उपरोक्त के सभी। 23 नंबर क्वेश्चन का बच्चों आप लगाइएगा सी ऑप्शन, सरकारी निर्णयों का जो है समर्थन करना। उसके बाद है कि शैक्षिक प्रबंधन में विद्यार्थियों की समस्या कैसे सुलझाई जाती है। 24 नंबर की बात करें तो कहोगे सहारा और जो है समर्थन के माध्यम से। उसके बाद देखिएगा कि आधुनिक शिक्षा प्रशासन को कितने भागों में विभाजित किया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहोगे 3 भागों में। अगला भी आपका है कि मानवीय संबंध पर बल देने वाले समुदाय के प्रतिपादक कौन है। तो इसके प्रतिपादक आपके एल्टन मेयो जी हैं। उसके बाद है कि पारस्परवादी विचारधारा को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, 27 की बात करें बच्चों तो इसको शास्त्रीय विद्यालय के रूप में। उसके बाद है कि प्रशासन के नौकरशाही रूप को किसने जो प्रतिपादित किया था। 28 की बात करें, इसका जो प्रतिपादन जो हेनरी फेयाल ने किया है। इसमें का पहला है कि मानव संबंध उपागम के प्रमुख योगदान किसने दिया है इसमें। 29 की बात करें तो इसमें आपके जो एल्टन मेयो ने ही, इसमें का भी। फिर कि आधुनिक प्रबंधन का जन्म किसे जो है कहा जाता है, आपको बताना है। तो इसका जो जनक या फिर जन्म जो कहा जाता है वो कहा जाता है मेरी पार्कर फोलेट को। उसके बाद है कि क्लासिकल मैनेजमेंट सिद्धांत में मैनेजमेंट गुरु के नाम से किसे जाना जाता है। 31 की बात करें तो ये जो है आपके टेलर जी को, इसमें का पहला कि प्रशासनिक प्रक्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। 32 की बात करें तो हेनरी फेयाल ने। उसके बाद है कि वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है। 33 की बात करें बच्चों तो फ्रेडरिक वेस्टो टेलर। अगला देखिएगा
कि हेनरी फेयल ने प्रबंधन के कितने सिद्धांत विकसित किए हैं। 34 की बात करें तो इन्होंने बच्चों जो विकसित किए हैं 14। उसके बाद देखिएगा कि वैज्ञानिक प्रबंधन के प्रतिपादक कौन है, तो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर जी, इसमें का पहला। फिर बच्चों आपका 36 नंबर है, शिक्षा के नवीन प्रबंधन से संबंध है। इसका संबंध क्या है बच्चों, तो कहोगे जो कि पर्ट है, इसमें का पहला लगा दो। फिर है कि पर्ट का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, आपको ये बताना। इसका फुल फॉर्म बच्चों है प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, इसमें का पहला। अगला देखिएगा कि पर्ट के लाभ क्या है बच्चों, तो इसके लाभ जैसे कि जो कि नियोजन करना, मूल्यांकन करना, स्पष्टीकरण करना है, सभी इसमें का डी। तो ये थे बच्चों आपके जो कि 38 क्वेश्चन, और भी इसमें भी क्वेश्चन है, उनको भी जल्दी से देखिएगा। यहाँ से शास्त्रीय विद्यालय से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं, जो कि इसके विकास के जो चरण थे, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि शास्त्रीय विद्यालय किनके अनुसार जो है संचालन कार्य करता है, तो कहोगे शैक्षिक प्रबंधन के अनुसार, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि शास्त्रीय विद्यालय का उद्देश्य क्या होता है बच्चों, तो कहोगे शिक्षा देना, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका किसे जो है विद्यालय का सार्वभौमिक प्रबंधन कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो प्रधानाचार्य को। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि शास्त्रीय विद्यालय में किसे जो है शिक्षा योजना तैयार करने का कार्य होता है, तो शिक्षा योजना तैयार करने का जो कार्य होता है किसका होता है बच्चों, तो शैक्षिक प्रबंधन का। उसके बाद है कि शास्त्रीय विद्यालय में किसे अनुशासन का पालन करने का कार्य होता है, 5 नंबर की बात करें तो छात्र को, क्योंकि अनुशासन का पालन वही करता है, छात्र ही। फिर देखिएगा शास्त्रीय विद्यालय में प्रशासनिक कार्यों के लिए कौन सी समिति बनाई जाती है, आपको ये बताना है। उसके लिए प्रशासनिक समिति बच्चों, इसमें का बी। फिर है कि नियमित प्रशासन में कौन कौन से कार्य सम्मिलित हैं, 7 नंबर की बात करें, इसमें बच्चों वित्त संबंधी कार्य, पाठ्य संबंधी कार्य, छात्रों की प्रगति मॉनिटरिंग, ये सभी इसमें का डी। फिर है शास्त्रीय विद्यालय में संगठनक प्रबंधन किसे कहते हैं, आपको बताना है। मतलब जो शास्त्रीय विद्यालय में संगठनात्मक प्रबंधन किसे कहा जाता है, 8 नंबर की बात करें तो कहोगे प्रधानाचार्य को। फिर है कि शिक्षा समारोह का उद्देश्य क्या होता है, तो शिक्षा के स्तर को उन्नत करना, छात्रों के लिए मनोबल बढ़ाना, शिक्षा नीति तय करना है सभी। अगला देखिएगा कि शास्त्रीय विद्यालय में किसे विद्यार्थी समिति कहा जाता है, 10 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो छात्र को। अगला देखिएगा कि प्रधानाचार्य की कितनी पद अधिकारिकता होती है, आपको बताना है, कितने वर्ष की होती है। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 2 वर्षों की। अगला देखिएगा कि शास्त्रीय विद्यालय में उपाध्यक्ष का क्या मतलब होता है, आपको बताना है। उपाध्यक्ष का मतलब बच्चों होता है कि शिक्षक। उसके बाद है कि शास्त्रीय विद्यालय में विद्यालय परिषद का क्या कार्य होता है, तो छात्रों की प्रगति का मॉनिटरिंग करना, शिक्षा स्तर पर निगरानी करना है सभी इसमें का डी। उसके बाद है कि शास्त्रीय विद्यालय में शैक्षिक उपाधि किसे प्रदान की जाती है, तो कहोगे शिक्षक को। उसके बाद है कि प्रधानाचार्य के चयन में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, ठीक है, तो इनके पद चयन में बच्चों शिक्षा समिति, शिक्षा परिषद, उपाध्यक्ष सभी इसमें का डी। फिर है शैक्षिक प्रशासन को शास्त्रीय विचारधारा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसका प्रमुख आपको बताना है। शैक्षिक प्रशासन को शास्त्रीय विचारधारा का जो प्रमुख उद्देश्य है, 16 की बात करें तो कहोगे मानवीय संबंधों का विकास। उसके बाद है कि शास्त्रीय विचारधारा के अनुसार संगठन में कार्यों का विभाजन किस आधार पर किया जाना चाहिए, तो योग्यता, क्षमता, अनुभव सभी के आधार पर, इसमें का डी। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि शास्त्रीय विचारधारा के अनुसार संगठन में नियंत्रण का उद्देश्य क्या है, तो कार्यों की क्षमता सुनिश्चित करना, इसमें का पहला। 18 का पहला है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन के शास्त्रीय विचारधारा के अनुसार संगठन में नेतृत्व का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। इसका उद्देश्य है मानवीय संबंधों में सुधार करना, इसमें का सी। फिर 20 नंबर क्वेश्चन की शास्त्रीय विचारधारा के अनुसार संगठन में पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या होता है, 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कार्य की क्षमता सुनिश्चित करना, इसमें का बी। इसमें का पहला कार्यों की जो है जो कि दक्षता सुनिश्चित करना। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन की शास्त्रीय विचारधारा के अनुसार संगठन में श्रम विभाजन का सिद्धांत क्या है, आपको ये बताना है। इसका सिद्धांत बच्चों जो है कार्यों को योग्यता, क्षमता के आधार पर विभाजित करना, इसमें का बी। फिर 22 नंबर क्वेश्चन की शास्त्रीय विचारधारा के अनुसार संगठन में अधिकार का सिद्धांत क्या है, 22 नंबर की बात करें तो कहोगे प्रत्येक व्यक्ति को कार्य के अनुसार अधिकार और जिम्मेदारी दोनों प्रदान करना, इसमें का तीसरा। उसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन की शास्त्रीय विचारधारा के अनुसार संगठन में एकता के सिद्धांत का क्या अर्थ होता है,
आपको ये बताना है। तो कहोगे संगठन के सभी सदस्यों को समान अधिकार जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, इसमें का डी। फिर 24 नंबर क्वेश्चन की शास्त्रीय विचारधारा के अनुसार संगठन में अनुशासन का सिद्धांत क्या है, आपको बताना है। इसका सिद्धांत बच्चों संगठन के सभी सदस्यों को विनियमों का पालन करना चाहिए, इसमें का बी। फिर 25 नंबर क्वेश्चन की शास्त्रीय विचारधारा के अनुसार संगठन में समायोजन का सिद्धांत क्या है, आपको बताना है। तो संगठन में सभी कार्यों को एकीकृत रूप से किया जाना चाहिए, इसमें का पहला। फिर 26 नंबर क्वेश्चन की शास्त्रीय विचारधारा का जन्म कब हुआ था, आपको बताना है। तो 20वीं शताब्दी के अंत में। उसके बाद है कि शास्त्रीय विद्यालय के जन्मदाता कौन है। 27 की बात करें तो फ्रेडरिक विस्लो टेलर, जिसमें का पहला। फिर है कि शास्त्रीय विचारधारा के प्रमुख सिद्धांतकारों में से एक है। तो इसमें बच्चों टेलर, मैक्स वेबर, हेनरी फेराल, ये तीनों क्या बच्चों सिद्धांतकार हैं शास्त्रीय विचारधारा के। तो ये क्वेश्चन हो सकता पूछा हो कि कौन सा विचारधारा का सिद्धांतकार नहीं है। तो ऐसे तो ऊपर के तीनों सिद्धांतकार से संबंधित बच्चों, लेकिन तीसरा नहीं है फोलेट, तो हो सकता है ये हो, ठीक है। तो इसमें का कौन सा होना चाहिए सिद्धांतकार के रूप में, तो बच्चों ये तीनों हैं। तो इसमें आप हेनरी फेराल जो कि फेराल लगा दीजिए, इन्होंने 14 सिद्धांत जो कि प्रतिपादित किया था। फिर एक शास्त्रीय विचारधारा के प्रमुख योगदान क्या है, आपको बताना है। शास्त्रीय विचारधारा में जो प्रमुख योगदान है बच्चों, वो योगदान है सभी का है। इन विचारधारा के संगठनों को अधिक कुशल बनाने में मदद की, ये सभी बच्चों होंगे, इसमें का डी। फिर आपका 30 नंबर क्वेश्चन कि शास्त्रीय विचारधारा का शैक्षिक प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा है, आपको ये बताना है। तो इसमें का बच्चों डी हो जाएगा, उपरोक्त का सभी। लास्ट में भी आपका है 31 नंबर है कि आधुनिक शैक्षिक प्रशासन में शास्त्रीय विचारधारा के सिद्धांत अभी भी प्रभावी हैं। तो लक्ष्य निर्धारण और नियोजन, पर्यवेक्षण, नियंत्रण, कार्यों का विभाजन, श्रम संगठन, सभी के लिए, इसमें का डी। ऐसे बच्चों नवीन शास्त्रीय जो विद्यालय है इससे संबंधित क्वेश्चन देख लीजिए। तो नवीन शास्त्रीय विद्यालय में शिक्षा सामग्री का उद्देश्य क्या है बच्चों, आपको बताना है। तो इसमें शिक्षा सामग्री का जो उद्देश्य है वो क्या है, ठीक है। तो इसमें कहोगे सामग्री का जो सुधार करना है बच्चों, सामग्री की बात करें, इसमें का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका बच्चों 2 नंबर है कि नवीन शास्त्रीय विद्यालय में शिक्षा प्रबंधन क्या होता है, आपको ये बताना। तो कहोगे विद्यालय का संचालन, शिक्षा सामग्री का प्रबंधन, छात्रों का प्रबंधन, ये सभी, इसमें का डी। उसके बाद 3 नंबर है कि नवीन शास्त्रीय विद्यालय में शिक्षा सामग्री के विकास में सहायक कौन कौन से कारक हैं। तो शिक्षा संस्थाएं, शिक्षक, छात्र, सभी, इसमें का डी। फिर है कि नवीन शास्त्रीय विद्यालय में छात्रों की संख्या नियंत्रण के लिए कौन से उपायों का अध्ययन जो है किया जाता है। तो शिक्षा संस्थाएं, छात्र समितियां, सभी, इसमें का भी डी है। उसके बाद है नवीन शास्त्रीय विद्यालय में शिक्षा प्रबंधन के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये भी बच्चों सभी हो जाएंगे। अध्ययन सामग्री प्रबंधन, छात्रों का प्रबंधन, शिक्षा कार्यक्रम संबंधी प्रबंधन, सभी। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है नवीन शास्त्रीय विद्यालय में शिक्षा सामग्री के विकास में कौन कौन से कारक सहायक हैं। तो छात्रों की आवश्यकता, अध्यापकों की आवश्यकता, शिक्षा संस्थाएं, सभी। उसके बाद है 7 नंबर, नवीन शास्त्रीय विद्यालय में शिक्षा प्रबंधन की श्रेणियों को क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है। तो इसमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना, छात्र संख्या का प्रबंधन, शिक्षा सामग्री का प्रबंधन, ये सभी। फिर है कि नवीन शास्त्रीय विद्यालय में छात्र संख्या का प्रबंधन क्या है। तो छात्रों का नियमित जो हिसाब, छात्र संख्या की वृद्धि, छात्र संख्या की घटनाएं, सभी। फिर है कि नवीन शास्त्रीय विद्यालय में अध्ययन सामग्री का प्रबंधन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये भी इसमें का सभी हो जाएगा। पाठ्यक्रम निर्माण, पुस्तकालय का प्रबंधन, अध्ययन सामग्री का प्रबंधन, है सभी। उसके बाद आपका 10 नंबर क्वेश्चन की नवीन शास्त्रीय विद्यालय में छात्र की आवश्यकता कौन कौन सी होती है, आपको बताना है। तो छात्र की आवश्यकता जैसे कि विद्यार्थी भर्ती, पाठ्यक्रम संबंधी आवश्यकताएं, छात्र सुरक्षा, सभी। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है नवीन शास्त्रीय विद्यालय में अध्यापकों की आवश्यकताएं कौन कौन सी हो सकती हैं। तो इसमें बच्चों शिक्षा कौशल, शिक्षा सामग्री, छात्र संख्या, सभी। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन है कि नवीन शास्त्रीय विद्यालय के अनुसार शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य क्या होता है, आपको बताना है। तो शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य है शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के साथ शिक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित करना, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका 13 नंबर है कि नवीन शास्त्रीय विद्यालय के सिद्धांत के अनुसार शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया के चरण हैं। तो कौन से बच्चों इसके प्रक्रिया के चरण हैं। तो नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण, इसमें का पहला। फिर आपका 14 नंबर है
नवीन शास्त्रीय विद्यालय के सिद्धांत के अनुसार शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख कार्य क्षमताएं हैं, तो कौन सी बच्चों हैं? तो तकनीकी, मानवीय, संचार, निर्णय लेने की, सभी इसमें का पहला। अगला देखिएगा, नवीन शास्त्रीय विद्यालय के सिद्धांत के अनुसार शैक्षिक प्रशासन में नियोजन का महत्व क्या है? आपको बताना है। इसका महत्व बच्चों जो हो जाएगा, या शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करता है, बिल्कुल। या शिक्षा की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने में सहायता करता है, बिल्कुल। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायक, बिल्कुल, ये सभी इसमें का डी। फिर 16 नंबर भी आपका क्वेश्चन है कि नवीन शास्त्रीय विद्यालय के अनुसार शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया के मुख्य चरण क्या है बच्चों? अभी मैंने आपको यही क्वेश्चन कराया था। इसका पहला होगा नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि नवीन शास्त्रीय विद्यालय के सिद्धांत के अनुसार शैक्षिक प्रशासन में निर्णय लेने की प्रक्रिया में निम्नलिखित कारकों पर ध्यान दिया जाता है। तो उद्देश्यों की स्पष्टता, सूचना का प्रवाह, विकल्पों का मूल्यांकन, सभी पर इसमें का डी। फिर बच्चों लास्ट में आपका है 18 नंबर क्वेश्चन है कि नवीन शास्त्रीय विद्यालय के सिद्धांत के अनुसार शैक्षिक प्रशासन में संचार की प्रक्रिया में निम्नलिखित जो कि कारकों पर ध्यान रखा जाना चाहिए। तो सभी पर, स्पष्टता, विश्वसनीयता, प्रभावशीलता, सभी पर। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, नवीन शास्त्रीय विद्यालय के अनुसार शैक्षिक प्रशासन में निर्णय लेने की प्रक्रिया को लिखित चरणों में जो विभाजित किया जा सकता है। तो किन चरणों में विभाजित किया जा सकता है बच्चों? तो समस्या की पहचान, विकल्पों का विकास, विकल्पों का मूल्यांकन, निर्णय का कार्यान्वयन, निर्णय का जो मूल्यांकन, सभी रूपों में इसमें का पहला। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन कि नवीन शास्त्रीय विद्यालय के अनुसार शैक्षिक प्रशासन में संचार की प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता है। तो किन चरणों में बच्चों विभाजित किया जा सकता है? इसमें का भी पहला होगा संदेश का निर्माण, संदेश का प्रसारण, संदेश का अधिग्रहण, संदेश का प्रक्रिया, ये सभी। फिर लास्ट में आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि नवीन शास्त्रीय विद्यालय के अनुसार शैक्षिक प्रशासन में मानवीय संबंधों के विकास के लिए निम्नलिखित जो है उपाय किए जा सकते हैं। तो इसके लिए सभी उपाय किए जा सकते हैं, इसमें का डी। अब यहाँ से बच्चों लास्ट में जो नवीन प्रबंधन है, इससे संबंधित जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन उनको भी जल्दी से देख लीजिए, फिर आपके यूनिट आपके समाप्त हो जाएगा। तो शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा क्या है बच्चों? तो इसकी परिभाषा है कि शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय भौतिक संसाधनों का प्रभावी और कुशल उपयोग करता है, बिल्कुल, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर के शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य क्या है बच्चों? तो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना, शैक्षिक संगठनों का प्रभावी कुशल संचालन करना, शैक्षिक संस्थानों में नेतृत्व, संगठन, नियंत्रण की स्थापना, सभी इसमें का डी। फिर है शैक्षिक प्रशासन के विभिन्न प्रकार क्या हैं? इसके बच्चों प्रकार ये सभी हो जाएंगे, परंपरागत शैक्षिक प्रशासन, नवीन शैक्षिक प्रशासन, ये सभी इसमें का डी। फिर 4 नंबर क्वेश्चन के परंपरागत शैक्षिक प्रशासन की विशेषताएं क्या है? तो यह पारंपरिक और औपचारिक है, या अधिकारवादी तानाशाही है, या लक्ष्य उन्मुख है, सभी इसमें का डी। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है कि नवीन शैक्षिक प्रशासन की विशेषताएं क्या है? तो सभी इसकी विशेषता होंगी, इसमें का डी लगाइएगा। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन कि नवीन शैक्षिक प्रशासन के लिए विकास के प्रमुख कारण क्या है बच्चों? तो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, वैज्ञानिक प्रगति, शैक्षिक उद्देश्यों में परिवर्तन, सभी। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है नवीन शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो मानवीय और सामाजिक दृष्टिकोण, लोकतांत्रिक और सहभागी दृष्टिकोण, प्रक्रिया उन्मुख जो कि दृष्टिकोण, सभी। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है कि नवीन शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व की क्या भूमिका है? 8 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो सभी इसकी भूमिका हो जाएंगे, इसमें का डी होगा बच्चों। फिर आपका 9 नंबर क्वेश्चन है नवीन शैक्षिक प्रशासन में संगठन की क्या भूमिका है? ठीक है, तो संगठन एक जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संगठन संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, सभी बच्चों इसकी भूमिका हो जाएंगी। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है कि नवीन शैक्षिक प्रशासन में नियंत्रण की क्या भूमिका बच्चों? तो सभी इसकी भूमिका होंगी, इसमें का भी डी है। उसके बाद है कि नवीन शैक्षिक प्रशासन में मूल्यांकन की भूमिका, तो यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। उसके बाद है कि नवीन शैक्षिक प्रशासन में जो कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है बच्चों? तो सभी इसके उद्देश्य होंगे, इसमें का डी। उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन नवीन शैक्षिक प्रशासन मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है? आपको बताना है। इसकी प्रक्रिया बच्चों सभी हो जाएंगी, इसमें का भी डी होगा। मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया है, मूल्यांकन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। फिर आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि नवीन शैक्षिक प्रशासन में मूल्यांकन के परिणामों का उपयोग कैसे किया जाता है? तो इन सभी माध्यमों से बच्चों, इसमें का डी। 15 का डी है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है कि नवीन शैक्षिक प्रशासन में संचार की क्या भूमिका है? तो जैसे कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये संगठन के जो लक्ष्य उसको प्राप्त करने में मदद करता है, सभी इसमें होंगे। फिर कि नवीन शैक्षिक प्रशासन में संचार की क्या विशेषताएं हैं बच्चों? तो संचार जो कि दो तरफा होना चाहिए, संचार स्पष्ट और संदर्भित होना चाहिए, सभी इसमें का डी। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि नवीन शैक्षिक प्रशासन में निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या है?
तो सभी इसकी प्रक्रिया हो जाएंगी इसमें का डी। 18 का बच्चों डी। तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि नवीन शैक्षिक प्रशासन में निर्णय लेने की विशेषताएं क्या है। ये सभी बच्चों इसकी विशेषताएं हो जाएंगी इसमें का डी। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन कि नवीन शैक्षिक प्रशासन में नवाचार की भूमिका क्या है बच्चों। तो नवाचार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल। नवाचार संगठन के जो लक्ष्य उसको प्राप्त करने में मदद करता है, सभी होंगे इसमें के भी। फिर एक प्रशिक्षण और शिक्षा क्षेत्र में प्रबंधन का क्या अर्थ है आपको बताना है। तो सभी बच्चों इसके अर्थ हो जाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन का जो है इसका अर्थ होता है कि निर्देशन और जो है निर्देश, इसमें का सी लगाओ बच्चों। फिर एक शैक्षिक प्रबंधन क्या है बच्चों। 22 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका अर्थ है कि शिक्षा संस्थानों का प्रबंधन, इसमें का सी। फिर एक शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र में नवीन प्रबंधन का क्या मतलब है। 23 नंबर की बात करें तो कहोगे नए शिक्षा सिद्धांतों का अनुसरण है, इसमें का पहला। फिर इसकी शैक्षिक प्रबंधन में समस्याओं का समाधान कौन करता है, ठीक है। तो इसका समाधान बच्चों करता है शिक्षा संस्थान, छात्र संगठन, सरकारी सभी। अगला भी आपका कि शैक्षिक प्रबंधन में नियुक्ति पदोन्नति की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। तो उच्च शैक्षिक क्षमता का बढ़ाना, ठीक है, सभी होंगे इसमें का भी डी लगाओ। फिर 26 नंबर है नवीन प्रबंधन में विद्यार्थी संगठनों की क्या भूमिका है। 26 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो शिक्षा के लिए नीतियों का जो निर्धारित करना, इसमें का बच्चों अब लगा दीजिएगा सी ऑप्शन। अगला देखिएगा, उसके बाद है कि नवीन प्रबंधन में विद्यार्थियों के सहयोग के लिए कौन से तंत्र हो सकते हैं। तो सभी तंत्र हैं बच्चों, तकनीकी, सामाजिक, वित्तीय। 27 का राइट आपका बच्चों डी है। 28 नंबर क्वेश्चन के शैक्षिक प्रबंधन में समस्याएं कैसे जो है समाधान की जा सकती हैं समस्याओं का। इसका समाधान बच्चों सभी माध्यमों से, जैसे कि विद्यार्थी संगठनों के माध्यम से, शिक्षा समितियों के माध्यम से, सरकारी नीतियों के माध्यम से, सभी के माध्यम से, इसमें का डी। फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि नवीन प्रबंधन में विद्यार्थियों के सहयोग के लिए कौन से तंत्र हो सकते हैं। तो सभी बच्चों वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद है 30 नंबर शैक्षिक प्रबंधन में संस्थान के प्रमुख रूप से क्या जो है ध्यान में रखना चाहिए। तो सभी चीज़ें इसमें का डी। उसके बाद है कि नवीन प्रबंधन में शिक्षा संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण है तो सामाजिक सेवाएं, नए शिक्षा सिद्धांत, निर्देशन, उद्दीपन, सभी। उसके बाद है कि शैक्षिक प्रबंधन में नौकरी समर्पित लोगों का उद्देश्य क्या होता है आपको बताना। इसका उद्देश्य बच्चों शिक्षा का सुधार होता है, शिक्षा को प्रोत्साहित करना है, सभी होगा। फिर आपका है कि नवीन शैक्षिक प्रशासन के प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो मानवीय, सामाजिक दृष्टिकोण, लोकतांत्रिक, सहभागी, सभी दृष्टिकोण होंगे, इसमें का डी। फिर है कि नवीन शैक्षिक प्रशासन का प्रमुख लक्ष्य क्या है। तो शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति करना है, सभी होंगे, इसमें का डी। फिर है कि नवीन शैक्षिक प्रशासन के प्रमुख कार्य क्या है। नेतृत्व, संगठन, नियंत्रण, सभी, इसमें का डी। फिर है कि नवीन शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व की क्या विशेषताएं हैं। तो सभी होंगे, इसमें का भी बच्चों डी होगा। उसके बाद है 37 नंबर क्वेश्चन है कि नवीन शैक्षिक प्रशासन में संगठन की विशेषताएं क्या है बच्चों। तो लचीला संगठन, समावेशी, सहभागी, इसमें का डी। फिर है कि नवीन शैक्षिक प्रशासन में नियंत्रण की विशेषताएं क्या है। तो पूर्ण नियंत्रण, निम्न अनुमान नियंत्रण, सभी होंगे, इसमें का डी। उसके बाद है कि नवीन शैक्षिक प्रशासन में मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है। तो निरंतर मूल्यांकन, उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन, सभी होंगे, इसमें का भी। फिर आपका 40 नंबर क्वेश्चन कि नवीन शैक्षिक प्रशासन में संचार की विशेषताएं क्या है। तो दो तरफा संचार, स्पष्ट, संरचित, सभी, इसमें का भी डी। फिर 41 नंबर क्वेश्चन कि नवीन शैक्षिक प्रशासन में निर्णय लेने की क्या विशेषताएं हैं आपको बताना है। तो तर्कसंगत निर्णय ले, रचनात्मक निर्णय ले, सामूहिक निर्णय ले, सभी, इसमें का डी। फिर 42 नंबर क्वेश्चन कि नवीन शैक्षिक प्रशासन में नवाचार की क्या विशेषताएं हैं। तो निरंतर नवाचार, उद्देश्यपूर्ण नवाचार, व्यापक नवाचार, सभी, इसमें का डी। फिर 43 नंबर क्वेश्चन कि नवीन शैक्षिक प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें आवश्यक हैं। तो सभी शर्तें, इसमें का डी। फिर आपका 44 नंबर क्वेश्चन कि नवीन शैक्षिक प्रशासन के लिए आवश्यक कौशल में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है। तो नेतृत्व कौशल, संगठन कौशल, नियंत्रण कौशल, है सभी। उसके बाद है 45 नंबर नवीन शैक्षिक प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चुनौतियां हैं बच्चों। तो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, शैक्षिक उद्देश्यों में परिवर्तन, है सभी। उसके बाद है नवीन शैक्षिक प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संभावनाएं हैं। ये सभी बच्चों हो जाएंगे, इसमें का डी। उसके बाद है लास्ट में बच्चों 47 नंबर है नवीन शैक्षिक प्रशासन के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बातें आवश्यक हैं।
तो शैक्षिक नेतृत्व का विकास, शैक्षिक प्रबंधन में नवाचार, शैक्षिक संगठनों में लोकतंत्र, सहभागिता, ये सभी इसमें काटी। तो ये थे बच्चों आपका तीसरा चैप्टर जो कि मैंने आज कंप्लीट करा दिया है। जो भी लिखित के क्वेश्चन थे और जो भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे सभी मैंने बच्चों इसके क्वेश्चन करा दिए हैं। बहुत ही इसी इसका चौथा चैप्टर वो भी हम करा देंगे। बहुत ही पूरा इसका जो सिलेबस है बच्चों, चाहे फर्स्ट पेपर हो फिर सेकंड हो, सारी क्लासें हम इसी मार्च में पूरा का पूरा इसका सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे। सभी लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।